दोस्तों, आपको वेलकम कहता हूँ आई फैक्शनर के लर्निंग वीडियो ट्यूटोरियल्स में। ये जो वीडियो ट्यूटोरियल है ये पार्ट नंबर 4 है उस वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ का जिसमें हम वेकेशंस के बारे में, हॉलीडेज़ के बारे में, ट्रैवल के बारे में इंग्लिश में वर्ड्स और सेंटेंसेस सीख रहे हैं। आज का वीडियो ट्यूटोरियल इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसमें हम इंटरनेशनल ट्रैवल से रिलेटेड इंग्लिश के वर्ड्स और सेंटेंसेस सीखेंगे कि जब हमने हवाई जहाज़ से सफ़र करना हो किसी दूसरे देश के लिए, किसी दूसरे मुल्क के लिए, तो हमारे पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, उनको इंग्लिश में क्या कहते हैं, क्या क्या प्रोसेस होता है। जब हमने जहाज़ के लोगों से बात करनी है, जहाज़ के एम्प्लॉयज़ से बात करनी है, अमले से बात करनी है, तो हमें कैसे बात करनी है। विंडो सीट चाहिए है तो हम कैसे ले सकते हैं। इमिग्रेशन पे जो कुछ सवाल इम्पॉर्टेंट होते हैं वो हमसे इंग्लिश में कैसे पूछे जाते हैं, उनके हम क्या जवाब दे सकते हैं, वो चीज़ें सीखेंगे हम आज के अपने आई फैक्शनर के लर्निंग वीडियो ट्यूटोरियल में। तो शुरू करते हैं जी बगैर किसी डिले के। जो आपका यात्रा के लिए दस्तावेज होते हैं, डॉक्यूमेंट्स होते हैं या सफरी दस्तावेजात होते हैं, उनको हम कहते हैं ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स। जब आपने इंटरनेशनल ट्रैवल करना हो तो आपको ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है, जिनमें सबसे इम्पॉर्टेंट होता है आपका पासपोर्ट। और अगर आपको उस देश में, उस मुल्क में जाने के लिए, दूसरे मुल्क में जाने के लिए वीज़ा की ज़रूरत है तो वो भी आपके ट्रैवल डॉक्यूमेंट का हिस्सा होता है। और कई दफ़ा जो अगर आप किसी दूसरे मुल्क में रहते हैं, देश में रहते हैं, तो वहाँ का आईडी कार्ड भी आपका ट्रैवल डॉक्यूमेंट में कंसीडर किया जाता है। जैसे कि आप अगर एयरपोर्ट पे जाते हैं और अपना टिकट देते हैं काउंटर पे, तो वो आपसे पूछेंगे क्या मैं आपका यात्रा का या सफरी दस्तावेजात देख सकता हूँ, डॉक्यूमेंट्स देख सकता हूँ आपके यात्रा के सफरी। इंग्लिश में वो पूछ सकते हैं कि कैन आई सी योर ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स, कैन आई सी योर ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स अमेरिकन इंग्लिश में पूछेगा। और वो ये भी कह सकते हैं मे आई सी योर ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स, मे आई सी योर ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स, यानी कि वो आपसे इजाज़त ले रहा है कि क्या मैं आपके डॉक्यूमेंट्स देख सकता हूँ। तो वो डॉक्यूमेंट्स आपको दिखाने पड़ेंगे, चाहे आप कहें नहीं देख सकते, क्योंकि एक उन्हें चेक करना होता है कि आपका नाम जो है टिकट पे वही है। ट्रैवल जो एडवांस पैसेंजर इंफॉर्मेशन ली जाती है आजकल, अगर आप ऑनलाइन टिकट बुक करें या फिर ट्रैवल एजेंट के थ्रू करें, तो वो आपकी तमाम इंफॉर्मेशन मैच करना होती है। इस वजह से वो आपके ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स जो एयरलाइन वाले हैं वो देखते हैं। पासपोर्ट को कहते हैं जो कि हमारा बेसिकली अगर हमने बाहर के देशों में, बाहर के मुल्कों में ट्रैवल करना है तो हमें पासपोर्ट की ज़रूरत है, जिसके ऊपर वीज़ा वगैरह लगता है। तो आप उन्हें कह सकते हैं जी श्योर, ये रहा मेरा पासपोर्ट, या श्योर हेयर इज़ माई पासपोर्ट। पासपोर्ट निकाल के देते हुए आप कहेंगे हेयर इज़ माई पासपोर्ट, हेयर इज़ माई पासपोर्ट। और जो वीज़ा मतलब वो पूछ सकते हैं कि आपके पास वैलिड वीज़ा है, यानी कि वो वीज़ा जो कि आपको सफ़र करने की, यात्रा करने की इजाज़त देता हो, दूसरे मुल्क में, दूसरे देश में एंटर होने की इजाज़त देता हो, उसको कहते हैं वैलिड वीज़ा। तो वो पूछ सकते हैं, अगर आप लेट सपोज यूरोप जा रहे हैं तो यूरोप के डिफरेंट कंट्रीज़ में ट्रैवल करने के लिए आपको स्पेशल वीज़ा मिलता है जिसे कहते हैं शेंजन वीज़ा। ठीक है जी। लेट सपोज आपने फ्रांस जाना है तो आप फ्रांस के साथ बाद आपने जर्मनी जाना है, जर्मनी के बाद कहीं और जाना है, तो उस ट्रैवल के लिए यूरोप के अंदर आपको शेंजन वीज़ा अप्लाई करना होगा। वो आप किसी भी एम्बेसी से अप्लाई कर सकते हैं जहाँ पे आपने फर्स्ट लैंड करना हो, या जहाँ पे आपका स्टे ज़्यादा हो, या फिर जहाँ से आपने वापस जाना हो। इनमें से कोई भी एक रिक्वायरमेंट अगर आप पूरी करते हैं तो आप उस देश की एम्बेसी में, मुल्क में
मुल्क के एम्बेसी में वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। तो वो आप क्योंकि यूरोप जा रहे हैं, लेट्स सपोज पेरिस जा रहे हैं, तो आप वो पूछेगा क्या आपके पास शेंजन के मुल्कों का वीज़ा है, शेंजन के देशों का वीज़ा है। पासपोर्ट वो देख रहे उसे नज़र नहीं आया, तो उसने आपसे पूछा डू यू हैव अ वैलिड वीज़ा टू विजिट शेंजन स्टेट्स। डू यू हैव अ वैलिड वीज़ा टू विजिट शेंजन स्टेट्स। ठीक है जी, डू यू क्योंकि सवाल पूछ रहा है, डू यू हैव अ वैलिड वीज़ा, क्या आपके पास वैलिड वीज़ा है, किसके लिए, टू विजिट शेंजन स्टेट्स। तो आप कह सकते हैं जी बिल्कुल मेरे पास है, हियर इट इज़, और उसको दिखा सकते हैं। इसके अलावा एक स्पेशल वीज़ा टाइप होती है जिसको हम कहते हैं पार करने का वीज़ा, ट्रांजिट वीज़ा। अब लेट सपोज आप पॉइंट ए से जा रहे हैं, लेट सपोज पेरिस, बीच में आपकी फ़्लाइट रुकती है दुबई। तो दुबई में अगर आपने घूमना फिरना है, बीच में 12 घंटे 14 घंटे 16 घंटे का स्टे ओवर पीरियड है, तो वहाँ पे बाहर निकलने के लिए एयरपोर्ट से आप अगर 12 14 16 घंटे 24 घंटे अप टू 72 आवर्स तक के लिए आपको एक स्पेशल वीज़ा सस्ता मिलता है, उसको कहते हैं ट्रांजिट वीज़ा। कि जब आप ट्रांजिट पैसेंजर हैं, आप शुरू कहीं और से हुए, जा कहीं और रहे हैं, लेकिन आपकी फ़्लाइट रुकी है यहाँ पर, तो आप उस वक्त ट्रांजिट पैसेंजर होते हैं। और आपको अगर वहाँ से एयरपोर्ट से बाहर निकलना है तो आपको ट्रांजिट वीज़ा लेना पड़ता है। डिफरेंट देशों के, डिफरेंट मुल्कों के डिफरेंट प्रोसीजर्स होते हैं ट्रांजिट वीज़ा इशू करने के लिए। कुछ लोग जो हैं उसी वक्त ऑन द एयरपोर्ट ट्रांजिट वीज़ा इशू कर देते हैं, और डिपेंड करता है कि आप किस कंट्री से बिलोंग करते हैं, तो उसकी बेस के ऊपर भी आपको ट्रांजिट वीज़ा उसी लिहाज से मिलता है। तो आपने अगर स्टे ओवर है, ट्रांजिट पैसेंजर हैं और आपने बाहर घूमना फिरना है, तो हमेशा आप देख के जाएं कि वहाँ पे ट्रांजिट वीज़ा की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। क्या वीज़ा स्टैम्प हो जाएगा ऑन अराइवल, जब आप एयरपोर्ट पे पहुँचेंगे तो अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं होगा तो पहले से अप्लाई करके आप जा सकते हैं। और ट्रांजिट वीज़ा की आमतौर पे फीस जो होती है वो नॉर्मल विजिट वीज़ा से कम होती है। लेट्स सपोज आप जाते हैं और आपको वहाँ उस देश का जहाँ पे आप 14 घंटे 16 घंटे आपकी फ़्लाइट रुकी है, वहाँ पे आपको अब घूमना फिरना है। तो आप वहाँ पे काउंटर पे जाएंगे, इमिग्रेशन काउंटर पे, उन्हें कहेंगे मुझे पार करने के वीज़े की ज़रूरत है। या फिर आप लेट सपोज जाते हैं, लेट सपोज इस्तांबुल हमारी फ़्लाइट रुकी 14 घंटे के लिए, तो हम गए, हमने कहा मैंने इस्तांबुल घूमना है यार, वो कहेंगे यार आपको ट्रांजिट वीज़ा की ज़रूरत है। तो आप उनसे पूछ सकते हैं वाई डू आई नीड अ ट्रांजिट वीज़ा, मुझे ट्रांजिट वीज़े की क्यों ज़रूरत है, वाई डू आई नीड अ ट्रांजिट वीज़ा। ठीक है जी। कई दफ़ा आपको ट्रांजिट वीज़ा उस सूरत में भी रिक्वायर्ड होता है जब एयरपोर्ट के 2 टर्मिनल्स हों, ठीक है जी, और वो 2 टर्मिनल्स थोड़े दूर दूर हो और दरमियान में से जाने का कोई रास्ता ना हो, बल्कि आपको इमिग्रेशन से पार करके दूसरी साइड पे जाना हो। जिस तरह अगर लेट सपोज आप दुबई जाते हैं, तो दुबई में जो टर्मिनल 2 है वो सस्ती फ़्लाइट्स के लिए है, टर्मिनल 1 जो है वो इंटरनेशनल फ़्लाइट्स के लिए है, और टर्मिनल 3 जो है वो एमिरेट्स की फ़्लाइट्स के लिए है। तो लेट सपोज अगर आप लेट सपोज फ्लाई दुबई से जाते हैं दुबई और टर्मिनल 2 पे उतरते हैं, तो आपको बाहर से होके शायद जाना पड़े अगर आपकी कनेक्टिंग फ़्लाइट नहीं है। अगर आपने 2 अलग अलग टिकट्स लिए हैं तो फिर आपको ट्रांजिट वीज़े की ज़रूरत हो सकती है। ठीक है जी। तो ये चीज़ आप कंफर्म करके जाइएगा अगर आप दुबई जा रहे हैं या उससे आगे आपने स्टॉप ओवर करके आगे जाना है, कि क्या इस तरह का तो कोई मसला नहीं हो जाएगा आपको। तो उस सूरत में भी आपको ट्रांजिट वीज़ा की ज़रूरत होती है जब आपने एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल पे जाना है, और बस या जो भी टैक्सी वगैरह है वो बाहर से लेके जाएगी आपको। इसी तरह पहचान पत्र या शनाख्ती कार्ड को आइडेंटिफिकेशन कार्ड कहते हैं। कई दफ़ा ये होता है कि पासपोर्ट पे अगर पिक्चर मैच नहीं हो रही तो वो आपसे पूछ सकते हैं क्या मैं आपकी दूसरी फ़ोटो आईडी देख सकता हूँ,
आइडेंटिफिकेशन कार्ड देख सकता हूँ जो आपको आइडेंटिफाई करता हो। ठीक है जी, वो इंग्लिश में आपका कार्ड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो उसे हम आइडेंटिटी कार्ड या आइडेंटिफिकेशन कार्ड कहते हैं। तो लेट्स सपोज अब पासपोर्ट पे आपकी फ़ोटो मैच नहीं हो रही, आप इमिग्रेशन पे हैं, ठीक है जी, पासपोर्ट नंबर में कोई मसला है या कुछ भी कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो वो आपसे पूछ सकते हैं क्या आपके पास कोई और फ़ोटो वाला पहचान पत्र या शनाख्ती कार्ड है। डू यू हैव another photo ID card? Do you have another photo ID card? Do you have another photo ID card? तो आप कह सकते हैं जी श्योर, I've got my identity card. जी बिल्कुल, मेरे पास मेरा ID कार्ड है। या ये हो सकता है कि कई दफ़ा ड्राइविंग लाइसेंस भी आप दिखा सकते हैं, इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस भी दिखा सकते हैं। जब आपने बाहर के किसी देश में जाना है, वहाँ पे ड्राइविंग का आपका वो है, तो और आप हमेशा इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस लेके जा सकते हैं, जो आमतौर पर अगर आप 6 months के लिए विज़िट कर रहे हैं तो आप उस पर वहाँ पर गाड़ियाँ रेंट पे ले सकते हैं और चला सकते हैं। इसी तरह जो हवाई जहाज़ का टिकट होता है उसको हम एयरप्लेन टिकट कहते हैं। ठीक है जी, एयरलाइन टिकट कह सकते हैं, एरोप्लेन टिकट कह सकते हैं। ठीक है, अगर कोई आपसे पूछे यार टिकट कब खरीदते हैं, यार परसों हमने जाने यार, तू टिकट ले लिया, तो आप कहेंगे हाँ यार मैं पहले ही से जहाज़ का टिकट खरीद लेता होता हूँ। यानी कि मैं हमेशा पहले से जहाज़ का टिकट लेके रखता हूँ एडवांस में, क्योंकि उस वक्त सस्ता भी मिल सकता है। तो इंग्लिश में हम कहेंगे आई ऑलवेज बाय एयरप्लेन टिकट्स इन एडवांस। आई ऑलवेज बाय एयरप्लेन टिकट्स इन एडवांस। एडवांस में पहले से। आई ऑलवेज मैं हमेशा, बाय खरीदता हूँ, एयरप्लेन टिकट्स इन एडवांस। इसी तरह जब आप लेट्स सपोज आप तो कहीं पे भी जाएं तो आपकी चेकिंग होती है, एयरपोर्ट्स पे जाएं तो वो आपकी सुरक्षा जांच या सिक्योरिटी के लिए जांच पड़ताल करते हैं, तो उसको कहते हैं सिक्योरिटी चेकिंग, जिसमें आपको पहले मशीन से गुजरना होता है, कोई मेटल हो, बेल्ट शेल्ट उतारनी होती है, कई दफ़ा अगर आपने मोटे जूते पहने हैं वो उतारने होते हैं, ऐनक मेटल की है वो उतारनी होती है, लैपटॉप को आपको बाहर निकाल के रखना होता है, तो वो सिक्योरिटी चेकिंग का प्रोसेस होता है। और फिर आपको कई दफ़ा ये होता है कि हाथ खड़े करके एक्सरे होता है या फिर आपको चेक किया जाता है, उसको कहते हैं सिक्योरिटी चेकिंग। तो आप अगर साइड से गुजर रहे हैं तो आपको कहा जा सकता है कि आपको सिक्योरिटी जांच से गुजरना होगा, सिक्योरिटी सुरक्षा से गुजरना होगा। तो इसको इंग्लिश में इस तरह वो कहेंगे यू हैव टू गो थ्रू द सिक्योरिटी चेकिंग। एक्सक्यूज मी सर, यू हैव टू गो थ्रू द सिक्योरिटी चेकिंग। एक्सक्यूज मी मैडम, यू हैव टू गो थ्रू द सिक्योरिटी चेकिंग। चेक इन उस प्रोसेस को कहते हैं जब आप काउंटर पे जाके अपना टिकट देते हैं और आपको बोर्डिंग पास इशू हो जाते हैं, तो उस चीज़ को कहते हैं चेक इन करना। आजकल आप ऑनलाइन भी चेक इन कर सकते हैं, जैसे इसके कि आपके पास सामान कम है, सिर्फ आपके पास कैरी ऑन है जो सिर्फ आपने कैरी करना है, तो आप ऑनलाइन चेक इन करके जल्दी जा सकते हैं। और जो सस्ती एयरलाइंस होती हैं अमेरिका में, यूनाइटेड स्टेट्स में, यूरोप में, तो अब वो कहती हैं कि आप ऑनलाइन चेक इन ही करके आएँ, क्योंकि अगर आपने एयरपोर्ट पे चेक इन किया तो उसके एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ सकते हैं। तो आप कह सकते हैं मैं इंटरनेट पे चेक इन कर चुका हूँ। आप गए टिकट पे, कहते यार ये बैग जो है ना, ये मैंने चेक इन करवाना है, यानी कि इसको मैंने जमा करवाना है बैग को, बाकी ये दूसरा मेरे पास हैंड कैरी है। ठीक है जी, बैगेज जो आप चेक इन करा देते हैं, दे देते हैं, और वो जहाज़ के निचले हिस्से में चला जाता है। ठीक है जी, और हैंड कैरी जो आप कैबिन में लेके जाते हैं उसे कैबिन बैगेज भी कह सकते हैं। ठीक है जी, तो आप वो कहेंगे सर आपने चेक इन कर लिया है? जी बिल्कुल, आई हैव चेक्ड इन ऑनलाइन, या फिर आई हैव ऑलरेडी चेक्ड इन ऑनलाइन,
मैं पहले ही ऑनलाइन चेक इन कर चुका हूँ। आई हैव चेक्ड इन ऑनलाइन। अब जो हाथ में उठाया हुआ, हाथ से खींचने वाला साइज और वजन की हद, जो सस्ती एयरलाइंस होती हैं, जो सस्ती टिकट्स मिलती हैं, आपको पता होगा, उसमें जो हैंड कैरी होता है जिसको आप हाथ से उठाते हैं, जिसे कैबिन बैगेज भी कहते हैं, कैबिन में क्योंकि आप ऊपर रखते हैं, जैसे अपनी सीट के नीचे रखते हैं, तो उसे आप कैरी ऑन भी कह सकते हैं, हैंड कैरी भी कह सकते हैं, और उसका साइज एंड वेट लिमिट होता है। आमतौर पे 7 kg जो 55 सेंटीमीटर वाला बैग होता है उसका, और कई एयरलाइंस आपको एक हैंड बैगेज अप टू 3 kg का भी अलाउ करती हैं। लेकिन कुछ एयरलाइन सिर्फ आपको 55 सेंटीमीटर वाला अप टू 10 kg का एक ही बैग अलाउ करती हैं। तो जब भी अगर आपने सस्ती एयरलाइन बुक की है तो हमेशा देख के जाएं कि क्या आप क्या चेक इन बैगेज अलाउड है भी कि नहीं, बड़े वाला बैग जो आप चेक इन कर सकते हैं। ठीक है जी। या फिर आपने अगर सस्ती टिकट ली है, उसमें आपने वो एक्स्ट्रा बैगेज नहीं खरीदा, तो फिर उसका वेट एंड साइज लिमिट हमेशा पढ़ के जाएं, क्योंकि एयरपोर्ट पे अगर उन्हें देख लिया या उन्हें कोई मसला डाल दिया तो काफ़ी ज़्यादा पैसे लग सकते हैं। अच्छा जी, हाथ में उठाए हुए सामान के वज़न की हद 8 से 10 किलो है। आप पूछते हैं ये जो कैरी ऑन है या हैंड कैरी है, इसका क्या लिमिट क्या है, इसका क्या वो है, तो वो कहेंगे द लिमिट ऑन वेट ऑफ कैरी ऑन इज़ 8 to 10 kg या 7 kg, 8 kg, और फिर वो चेक भी कर सकते हैं कई दफ़ा, और अगर आपका ज़्यादा हो तो बहुत ज़्यादा पैसे भी देने पड़ते हैं। द लिमिट ऑन वेट ऑफ कैरी ऑन इज़ 8 kg। द लिमिट ऑन वेट ऑफ कैरी ऑन या हैंड कैरी ऑफ कैबिन बैगेज इज़ 10 kg। जो आप बड़ा बैग होता है उसे बैगेज कहते हैं, बैगेज। तो आपने जब चेक इन कर लिया, बोर्डिंग पास इशू हो गए, तो वो कहेंगे वहाँ जाके ना आप अपना बैगेज छोड़ सकते हैं। कई दफ़ा तो ये होता है कि वहीं पे आपसे बैगेज ले लेते हैं, कई दफ़ा आपको थोड़ा सा साइड पे जाके जमा कराना होता है बैगेज। तो आप उनसे पूछ सकते हैं मैं अपना सामान कहाँ छोड़ सकता हूँ, वेयर कैन आई ड्रॉप ऑफ माई बैगेज। ड्रॉप ऑफ छोड़ना, ड्रॉप करना, ड्रॉप कर नीचे ड्रॉप करना, ड्रॉप ऑफ। ठीक है जी। वेयर कैन आई ड्रॉप ऑफ माई बैगेज, या फिर अगर पिकअप करना है आपने तो आप पूछेंगे यार मैं अपना बैग कहाँ से उठा सकता हूँ, वेयर कैन आई पिक अप द माई बैगेज, वेयर कैन आई पिक अप माई चेक्ड इन बैगेज। दूसरे एयरपोर्ट पे पहुँच गए, डेस्टिनेशन पे समझ नहीं आ रही कहाँ से उठाने, तो आप पूछ सकते हैं वेयर कैन आई पिक अप माई चेक्ड इन बैगेज। तो फ्लाइट नंबर देख सकते हैं, या फिर जो स्क्रीन्स लगी होती हैं उसके ऊपर लिखा होता है कि इस फ्लाइट नंबर का बैगेज इस वाली बेल्ट पे है, तो वहाँ पे आप जा सकते हैं। बोर्डिंग पास, जो आपको बोर्ड, ऑन बोर्ड, जहाज़ के ऊपर बोर्ड करने की इजाज़त देता है, जहाज़ पर चढ़ने की इजाज़त देता है, उसको कहते हैं बोर्डिंग पास। जो पास और उसके ऊपर आपकी सीट नंबर वगैरह लिखी होती है, बोर्डिंग पास। अब आपकी टिकट्स बोर्डिंग पास इशू हो गए तो वो कहेंगे ये आपका बोर्डिंग पास है, हेयर इज़ योर बोर्डिंग पास, हेयर इज़ योर बोर्डिंग पास। एक्सक्यूज मी सर, हेयर इज़ योर बोर्डिंग पास। इसी तरह उस बोर्डिंग का पास के ऊपर गेट नंबर लिखा होता है, ठीक है जी, कि किस गेट नंबर से आपने जाना है जहाज़ के ऊपर, तो वो दरवाज़ा नंबर, दीवार नंबर, गेट नंबर होता है, तो आपको उस गेट नंबर पे जाना होता है आफ्टर चेकिंग सिक्योरिटी प्रोसीजर के बाद। ठीक है। और बड़े एयरपोर्ट्स पे बहुत ज़्यादा गेट्स होते हैं, तो इसलिए हमेशा स्क्रीन्स पे देख के और जो निशान लगे होते हैं उनको देख के आपको हमेशा अपने गेट नंबर पे जाना चाहिए, क्योंकि अगर आप गलत साइड पे चले गए तो भाई फिर आपको आधा 1 किलोमीटर वापस दूसरी जगह पे भी जाना पड़ सकता है और आपकी फ़्लाइट भी मिस हो सकती है। तो इसलिए हमेशा बोर्डिंग पास पे गेट नंबर्स देखें, इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें, ठीक है,
और अपने गेट नंबर पे कम से कम जो भी उस पर लिखा होता है कि बोर्डिंग टाइम ये है, बोर्डिंग इस टाइम पे क्लोज होगी, उससे पहले पहुंच जाएं। तो आप पूछेंगे मैंने कहाँ पे जाना है, मेरा गेट नंबर क्या है, मुझे समझ नहीं आ रही। तो वो कहेंगे कृपया मेहरबानी करके गेट नंबर 7 पे चले जाएं। प्लीज़ गो टू गेट नंबर 7। प्लीज़ गो टू गेट नंबर 7। इसी तरह लाउंज होते हैं, ठीक है जी। अराइवल या एक अराइवल का लाउंज होते हैं, वो 2-3 लाउंज हो सकते हैं, क्योंकि इंटरनेशनल अराइवल्स जो बाहर से फ्लाइट्स आती हैं वो अलग होते हैं। डोमेस्टिक अराइवल्स जो अंदरूनी फ़्लाइट्स होती हैं उनके अलग होते हैं। इसी तरह लाउंज डिपार्चर लाउंजेस होते हैं। डिपार्चर लाउंज नंबर 1, 2, 3, इंटरनेशनल लाउंज नंबर 1, 2, 3, 4, डिपेंड करता है एयरपोर्ट कितना बड़ा है। और फिर उन लाउंज के अंदर लिखा होता है कि ये गेट नंबर इस लेवल पे है, तो उसको आपको फॉलो करना होता है जाने के लिए। प्लीज़ गो टू गेट नंबर 7 इन लाउंज नंबर 1। लाउंज नंबर 1 में गेट नंबर 7 पर चले जाएं। उड़ने को, जहाज के उड़ने को फ्लाई कहते हैं, जो जहाज उड़ रहा होता है, ठीक है जी। और जब जहाज ने उड़ना है तो उसको कहते हैं टेक ऑफ करना, ठीक है जी। टेक ऑफ करना। और फ्लाई जब उड़ रहा हो। तो आमतौर पे ये कहा जाता है जब आप अपनी सीट्स पे बैठ जाते हैं या फिर टिकट आपको दे दी गई कि हमारे साथ उड़ने के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू फॉर फ्लाइंग विद अस। जब जहाज़ लैंड कर गया, ठीक है जी, डेस्टिनेशन पे पहुंच गए, तो वो कहते हैं थैंक यू फॉर फ्लाइंग विद अस। सवार होने को, जहाज़ पे जाने को आप कहते हैं बोर्ड, ठीक है जी। और फिर जहाज़ के अंदर डिफरेंट सेक्शंस बने होते हैं, A, B, C। तो उस पर आपके कई दफ़ा बोर्डिंग पास पे लिखा भी होता है कि आपने फ्रंट वाले 2 दरवाजे होते हैं कम से कम, कि आपने पहले वाले दरवाजे से एंटर होना है या पीछे वाले दरवाजे से एंटर होना है, क्योंकि आप A, B, C में हैं। और जब बोर्डिंग भी होती है तब भी वो कहते हैं जिनके बोर्डिंग पासेस पे A लिखा हुआ है वो आ जाएं इस टाइम, ठीक है जी। प्रायोरिटी बोर्डिंग भी होती है, उसके भी पैसे लगते हैं अलहदा से। या फिर अगर आप मेंबर हैं तो फिर आप प्रायोरिटी बोर्डिंग भी कर सकते हैं, यानी कि सबसे पहले आपको प्रायोरिटी दी जाएगी जहाज़ पर जाने की। या बच्चों के साथ भी प्रायोरिटी मिलती है कि ये एयरलाइंस के ऊपर, कि अगर आप स्ट्रॉलर पकड़ के जा रहे हैं या बच्चे हैं साथ, तो आपको पहले सवार कराया जाएगा, बोर्ड करवाया जाएगा। कई दफ़ा ये होता है आप बैठे हैं वेटिंग लाउंज में, इंतज़ार कर रहे हैं, इधर उधर देख रहे हैं, आवाज़ आती है फ़्लाइट नंबर 1, 2, 3 में सवारी जारी है। आप फ़्लाइट नंबर 1, 2, 3 में सवार हो सकते हैं। अब फ़्लाइट नंबर्स हमेशा याद रखें, जिस तरह EA 1, 2, 3। तो जब ऐलान हो तो आपने वहाँ पे जाना है, वहाँ पे लाइन लग जाती है कि फ़्लाइट नंबर 1, 2, 3 इज़ बोर्डिंग नाउ। यानी कि बोर्डिंग नाउ का मतलब है कि आप बोर्ड हो रहे हो, लोग जा रहे हैं, तो आ जाओ भाई। Flight number 1, 2, 3 is boarding now. You can board flight number 1, 2, 3. You can board flight number जो भी है। या फिर वो ये भी कहते हैं कि हम इस वक्त रिक्वेस्ट करते हैं अपने प्रायोरिटी पैसेंजर्स से कि वो आ जाएं। We now request our priority passengers to come to the security check-in gate या to come to the gate A, जो भी है ऐसा वो कहते हैं। और जब आप जहाज़ में जाते हैं तो एयर होस्टेस आपको कहेगी जहाज़ में आपका स्वागत है, खैर मकदम है, वेलकम ऑन बोर्ड। या फिर जब वो ऐलान करते हैं वेलकम ऑन बोर्ड और अपनी सीट बेल्ट्स मान लें और स्मोकिंग अलाउड नहीं है, इस तरह की चीज़, तो वेलकम ऑन बोर्ड यानी कि जहाज़ पर आपका स्वागत है। इसी तरह आपकी सीट नंबर होती है, निशिस्त कुर्सी नंबर, सीट, निशिस्त या कुर्सी को सीट कहते हैं। आपकी वो एयर होस्टेस से आप पूछ सकते हैं मैंने कहाँ जाना है, तो वो कहेगी आप इस साइड से, इस वाली रो से जाएं, इस वाले कॉलम से जाएं। आपकी निशिस्त नंबर जो है वो 21E है। योर सीट नंबर इज़ 21E। और उधर लिखा होता है विंडो जिसके साथ बनी होगी वो विंडो वाली साइड होगी। आमतौर पे छोटे जहाज़ों में विंडो की होती है।
ABCDEFG, एक ही रो में 3 से 2 से 7-8 सीट्स भी हो सकती हैं एक एक रो में, और कॉलम्स बने होते हैं बड़े बड़े। इसी तरह जो साइड की सीट होती है, गली वाली सीट, अगर छोटा जहाज है तो वो एक विंडो की होगी और एक आइल्स की होगी, ठीक है। तो साइड की सीट को आप आइल कहते हैं, आइल, आइल्स नहीं, आइल, ठीक है, आइल। ये दरमियान के गुजरने का रास्ते के बिल्कुल साथ है। अगर आपको गलत वो ऑन बोर्ड सीट दे रहा है, आप तंग हो रहे हैं, तो आप कह सकते हैं कि क्या मैं सीट चेंज कर सकता हूँ। इट्स राइट नेक्स्ट टू द आइल, इट्स राइट नेक्स्ट टू द आइल, कि ये बिल्कुल गली के साथ ही है, ये मुझे डिस्टर्ब हो रहा हूँ, मैंने सोना है, ठीक है। मे आई चेंज माई सीट, इट्स राइट नेक्स्ट टू द आइल। रास्ते के साथ वाली नशिस्त को आप आइल सीट कहते हैं, ठीक है जी। और एक मिडिल सीट होती है जो दोनों के दरमियान होती है, वो बेचारा बड़ा ही तंग हो रहा होता है। विंडो सीट, मिडिल सीट, आइल सीट, और फिर बीच में भी 5 सीट्स होंगी, और तीसरी साइड पे भी 5 सीट्स होंगी। डिपेंड करते हैं कि आपका एरोप्लेन कितना बड़ा है, ठीक है। आपके पास रास्ते के साथ वाली नशिस्त कुर्सी है, वो बता देगी उसके यू हैव गॉट एन आइल सीट। आप विंडो पे ना बैठें, you have got an aisle seat, your seat number is 21A। खिड़की के साथ वाली नशिस्त कुर्सी को मैं बता चुका हूँ, विंडो सीट कहते हैं। आप कह सकते हैं जब आपने बोर्ड करना है या फिर जब आप टिकट दे के बोर्डिंग पास इशू करवाने हो कि मुझे खिड़की के साथ वाली नशिस्त कुर्सी चाहिए, आई वॉन्ट अ विंडो सीट, कैन यू प्लीज असाइन मी अ विंडो सीट। जब आपको बोर्डिंग पास मिलना हो उससे पहले आप ये कहें, आई वॉन्ट अ विंडो सीट। सामान के ऊपर रखने की जगह को कहते हैं ओवरहेड कंपार्टमेंट। सर के ऊपर जो कंपार्टमेंट है जिसमें आप अपना हैंड कैरी रखते हैं उसे ओवरहेड कंपार्टमेंट कहते हैं। कंपार्टमेंट, छोटी सी जगह, कंपार्टमेंट। ओवरहेड, ऊपर, सर के ऊपर। तो आपको कहा जा सकता है कि कृपया मेहरबानी करके अपना हाथ वाला सामान ऊपर की जगह या नशिस्त कुर्सी के नीचे रख लें जब वो ऐलान करते हैं। तो इस तरह का कुछ ऐलान होगा, प्लीज पुट योर कैरी ऑन इन ओवरहेड कंपार्टमेंट और अंडर योर सीट। प्लीज पुट योर हैंड कैरी इन ओवरहेड कंपार्टमेंट और अंडर योर सीट। प्लीज पुट योर cabin baggage in overhead compartment or under your seat। उड़ने को जब जहाज उड़ रहा हो टेक ऑफ कहते हैं, और लैंड कर रहा हो, नीचे उतर रहा हो तो लैंड करना कहते हैं। तो कह सकते हैं हम उड़ने के लिए तैयार हैं, वी आर रेडी टू टेक ऑफ, वी आर रेडी टू टेक ऑफ। हम उड़ने के लिए तैयार हैं, प्लीज अपनी कमरबंद बांध लें। प्लीज फासन योर सीट बेल्ट्स, फासन योर सीट बेल्ट्स यानी कि सीट बेल्ट्स को बांध लें। जो लोकल परवाज़ें होती हैं उनको डोमेस्टिक फ़्लाइट्स कहा जाता है, डोमेस्टिक फ़्लाइट्स। और जो इंटरनेशनल फ़्लाइट्स होती हैं उनको इंटरनेशनल फ़्लाइट्स कहते हैं। आप कहते हैं ओ इधर आ, ये सीट के पीछे टीवी नहीं लगा, तो आपको कह सकते हैं कि हमारे पास लोकल परवाज़ों में एंटरटेनमेंट सिस्टम्स नहीं हैं। वी डोंट हैव एंटरटेनमेंट सिस्टम्स ऑन डोमेस्टिक फ़्लाइट्स, वी डोंट हैव एंटरटेनमेंट सिस्टम्स ऑन डोमेस्टिक फ़्लाइट्स। और कई दफ़ा जो सस्ती फ़्लाइट्स होती हैं उसमें आपको फिर टीवी देखने के लिए, एंटरटेनमेंट सिस्टम यूज़ करने के लिए एक्स्ट्रा पैसे देने होते हैं ऑन बोर्ड, जहाज़ के ऊपर ही। बैनुल-अक़वामी प्रवास को हम इंटरनेशनल फ़्लाइट कहते हैं। खाना भोजन बैनुल-अक़वामी प्रवासों पर अच्छा होता है, लोकल प्रवासों पर तो यार सैंडविच ही दे देते हैं। फूड इज़ बेटर ऑन इंटरनेशनल फ़्लाइट्स। मैं शो मार रहा हूँ यार, फूड इज़ बेटर ऑन इंटरनेशनल फ़्लाइट्स, कि मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि यार मैं इंटरनेशनली भी बड़ा सफ़र करता हूँ, यात्रा करता हूँ, तो इसलिए फूड इज़ बेटर ऑन इंटरनेशनल फ़्लाइट्स। वो ही जो कनेक्टिंग फ़्लाइट होती है वो, यानी कि आपने
एक जगह से डेस्टिनेशन पे जाना है लेकिन बीच में आपने रुकना है, तो उसके बाद आप जो दूसरी फ़्लाइट पकड़ते हैं उसको कनेक्टिंग फ़्लाइट कहते हैं। कि आप बीच में तो पहुंच गए लेकिन अब आगे जाने के लिए आपने कनेक्टिंग फ़्लाइट पकड़नी है। तो जब आप टिकट लेते हैं तो आमतौर पे आपको 2-3 बोर्डिंग पास इशू करते हैं अगर आपके बीच में स्टॉप ओवर्स हैं और कनेक्टिंग फ़्लाइट्स हैं। तो वो साथ साथ बता भी देते हैं कि वहाँ पर जो है ना आपकी कनेक्टिंग फ़्लाइट 11 बजे उड़ेगी। तो ये लिखा हुआ है इस बोर्डिंग पास पे, ये आप संभाल के रखें। Your connecting flight will depart at 11 p.m. local time, कि वहाँ के लोकल टाइम के मुताबिक रात के 11 बजे। Your connecting flight will depart at 11 p.m. local time। और जो कुर्सी या निशिस्त की कमरबंद होती है जिसको हम बांधते हैं उसको सीट बेल्ट कहते हैं। सीट बेल्ट का बकल का ऊपर वाला हिस्सा या बकल भी कहते हैं, जो लगा होता है बकल उसको उठा के आप साइड पे या फिर टक करके आराम से डाल सकते हैं। अपनी कुर्सी की कमरबंद बांधने, फासन योर सीट बेल्ट टेक ऑफ से पहले या फिर लैंडिंग के दौरान या फिर जब अगर ड्यूरिंग द फ्लाइट जहाज में मसला हो तो वो कहते हैं कि फासन योर सीट बेल्ट, बांध लो अपनी सीट बेल्ट्स, फासन योर सीट बेल्ट्स। तंबाकू नोशी स्मोकिंग कहते हैं और तमाम डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फ़्लाइट्स पर स्मोकिंग अलाउड नहीं होती, स्मोकिंग प्रोहिबिटेड होती है, इवन इन द बाथरूम्स टॉयलेट्स, क्योंकि उन्हें सेंसर लगाए होते हैं। तो कह सकते हैं तंबाकू नोशी की इजाज़त नहीं है, स्मोकिंग इज़ नॉट अलाउड, स्मोकिंग इज़ नॉट अलाउड, तंबाकू नोशी सख्ती से मना है, स्मोकिंग इज़ प्रोहिबिटेड, smoking is not allowed, smoking is prohibited, yeah, it's against the law, it's illegal to smoke on the plane। उतरने को हम लैंड करना कहते हैं, लैंडिंग, उतरना, लैंडिंग। हम उतरने की तैयारी कर रहे हैं, वी आर प्रिपेयरिंग फॉर लैंडिंग, वी आर प्रिपेयरिंग फॉर लैंडिंग, प्लीज फासन योर सीट बेल्ट्स। उड़ने का समय, टाइम ऑफ डिपार्चर, टाइम ऑफ डिपार्चर, जो टाइम ऑफ डिपार्चर है वो 12 o'clock है, ठीक है जी। तो इसका मतलब 12 बजे आपकी फ़्लाइट उड़ेगी। उड़ने का समय वक्त क्या है, व्हाट इज़ द टाइम ऑफ डिपार्चर, अगली फ़्लाइट उड़ने का समय क्या है, व्हाट इज़ द टाइम ऑफ डिपार्चर, व्हाट इज़ द टाइम ऑफ डिपार्चर ऑफ द नेक्स्ट फ़्लाइट। पहुंचने के समय को, वक्त को हम कहते हैं अराइवल टाइम। ये पीक जो है AEA 767, इसका अराइवल टाइम क्या है जी, यानी कि कब पहुंचेगी। पहुंचने का समय वक्त दोपहर के 3 बजे है, द अराइवल टाइम इज़ 3 PM। PM जो होता है दोपहर, AM आफ्टर द मिडनाइट, द अराइवल टाइम इज़ 3 PM। देर होना, ताख़ीर होने को कहते हैं डिलेड, द फ्लाइट इज़ डिलेड, योर कनेक्टिंग फ़्लाइट इज़ डिलेड, ठीक है जी, डिले हो चुकी है फ़्लाइट, देर हो चुकी है। लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं होती, अगर एयरलाइन की गलती की वजह से डिले हुई है फ़्लाइट तो फिर वो खुद ही आपको कनेक्टिंग फ़्लाइट अरेंज करके देते हैं, और कई दफ़ा आपको होटल स्टेज भी देते हैं। और फिर अगर तो कई ऐसे देश हैं जहाँ पे अगर आप जा रहे हो तो फिर आप जहाँ जाके क्लेम भी कर सकते हैं पैसे। आपकी परवाज़ को देर हो गई है, योर फ्लाइट हैज़ बीन डिलेड, योर फ्लाइट हैज़ बीन डिलेड, सॉरी योर फ्लाइट हैज़ बीन डिलेड, वी अपोलोजाइज बट योर फ्लाइट हैज़ बीन डिलेड। पासपोर्ट की जांच, जब आप इमिग्रेशन के लिए जाते हैं, ठीक है जी, तो उस वक्त पासपोर्ट चेकिंग होती है। इमिग्रेशन होता है जब आप किसी मुल्क के अंदर जा रहे हो, ठीक है जी, और एमिग्रेशन ई से जो होता है वो होता है मुल्क से बाहर जाना। तो एमिग्रेशन काउंटर और इमिग्रेशन काउंटर्स दो डिफरेंट चीज़ें होती हैं। वो आपसे पूछेंगे आपका पासपोर्ट कहाँ है, वेयर इज़ योर पासपोर्ट, मे आई सी योर पासपोर्ट प्लीज़, वेयर इज़ योर पासपोर्ट, मे आई सी योर पासपोर्ट प्लीज़। अब आपसे पूछ सकते हैं जी आपका वैलिड वीज़ा है, आप कहाँ पे रुकेंगे, वेयर विल यू स्टे,
आप कह सकते हैं मैं मरकज़ में होटल ABC में ठहरूंगा। आई विल बी स्टेइंग एट होटल ABC इन द सेंटर। आई विल बी स्टेइंग एट होटल ABC इन द सेंटर या फ्लाफला एरिया। आप क्यों जा रहे हैं? मैं छुट्टियों पे जा रहा हूँ। वाई आर यू गोइंग देयर? आप वहाँ पर क्यों जा रहे हैं? वाई हैव यू कम हियर? आप यहाँ पर क्यों आए हैं? तो आप कह सकते हैं आई एम ऑन वेकेशंस या आई एम गोइंग ऑन वेकेशंस। मैं छुट्टियों पर जा रहा हूँ। इसी तरह करेंसी, पैसे, करेंसी को कहते हैं नोटों को। करेंसी एक्सचेंज करनी होती है, अगर वहाँ पे डिफरेंट करेंसी है तो एयरपोर्ट पे भी कर सकते हैं आप करेंसी एक्सचेंज। क्या आपके पास करेंसी है? आर यू कैरिंग एनी करेंसी? क्योंकि इंटरनेशनल फ्लाइट्स पे आमतौर पे $10,000 से ज़्यादा आप कैरी नहीं कर सकते, तो इसलिए वो पूछते हैं आर यू कैरिंग एनी करेंसी, क्योंकि अगर आपने कर रहे हैं तो फिर आपको डिक्लेयर करना होता है। पैसों की तब्दीली को मनी एक्सचेंज कहते हैं, करेंसी एक्सचेंज भी कहते हैं। मनी एक्सचेंज काउंटर्स होते हैं, ATM मशीन्स होती हैं, वहाँ से आप कर सकते हैं। तब्दीली का रेट आप हमेशा पूछें। विनिमय दार, एक्सचेंज रेट क्या है भाई? एक्सचेंज रेट, एक्सचेंज रेट क्या है? व्हाट्स द एक्सचेंज रेट? व्हाट्स द एक्सचेंज रेट? खरीदने का एक्सचेंज रेट डिफरेंट होता है और बेचने का अलग होता है, क्योंकि उनने भी तो पैसे कमाने होते हैं। तो बाइंग एक्सचेंज रेट ये है, सेलिंग एक्सचेंज रेट ये है। ठीक है जी, बेचने का एक्सचेंज रेट, सेलिंग एक्सचेंज रेट। मुझे कौन सी करेंसी की ज़रूरत है? विच करेंसी डू आई नीड? विच करेंसी डू आई नीड? यात्रा का जो प्लान होता है, सफ़र का प्लान, उसको हम आइटिनरी कहते हैं। ट्रैवल प्लान्स को आइटिनरी, आइटिनरी। सफ़र यात्रा के इंतज़ामात को ट्रैवल अरेंजमेंट्स कहा जाता है। ट्रैवल अरेंजमेंट्स। प्रवास को फ़्लाइट कहते हैं। सफ़र या यात्रा को आप ट्रिप भी कहते हैं। ठीक है, पूरा एक जो ट्रिप होती है। उड़ने का समय जो होता है वो टाइम ऑफ डिपार्चर होता है। पहुंचने के वक्त को अराइवल कहते हैं, अराइवल टाइम। और जो बुकिंग वगैरह आपने करनी हो तो वो बुकिंग या रिजर्वेशन कहलाई जाती है। तो दोस्तों, थैंक यू वेरी मच कि आपने मुझे इस ट्यूटोरियल के लिए ज्वाइन किया। आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे एक और नए ट्यूटोरियल में। Until then, take care, keep learning, keep enjoying. Good day.